नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज कक्षा 9वीं का जो हमारा उदय बैच चल रहा है उसमें हम लेक्चर 3 को लेकर आए हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हमने देखा था कि भाई द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, द्रव्य के 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। 2 अलग अवस्थाएं भी मैंने बताई थी, जो कौन सी थी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट हमने आगे कंटिन्यू किया था किसके बारे में, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। उनके बारे में काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज इस कक्षा की शुरुआत में हम इन तीनों अवस्थाओं के अंतर देखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अवस्था में परिवर्तन के बारे में, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो भाई बिना देरी करे इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो सर आज कौन सा टॉपिक आप करवाने वाले हैं? जैसा कि मैंने बताया, आज हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन। किसके बारे में पढ़ेंगे? अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब चेंज है ना, चेंज इन फिजिकल स्टेट बोल सकते हो या चेंज इन स्टेट बोल सकते हो, चेंज इन स्टेट बोल सकते हो। अच्छा सर, है ना, स्टेट भी कौन सी भाई? फिजिकल स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट। तो बेसिकली सर है ना, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को पढ़ने वाले, तो हम करेंगे क्या? ध्यान से देखो, यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि भाई सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, जो ठोस है वो द्रव में, अगर हम बात करें, परिवर्तित हो रहा है, जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है, गैस वापस अगर हम बात करें द्रव में परिवर्तित हो रही है, और द्रव जो है वापस ठोस में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है? फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। तो उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कस करने से पहले सर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर थे। इनके बारे में भी हमें बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर एक चीज़ है, क्या है कि भाई ठोस, अगर हम आकार की बात करें, जो एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है ना ठोस, द्रव और गैस की, ये अंतर तुम्हें पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है और तुम्हें बनना चाहिए, है ना। तो और हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे किसके बारे में, जो अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव, गैस के बारे में, उन्हीं का यहाँ पर उपयोग होगा। ठीक है, तो बढ़िया सा अपन अंतर देखते हैं। तो ठोस का मैंने जैसे बताया था, आकार और आयतन है ना, क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। वही द्रव की बात करें तो जो उसका आकार था वो अनिश्चित था और आयतन जो था वो निश्चित था। सो द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात पात्र के अनुसार ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जैसे कि मैंने ग्लास में द्रव को रखा तो उसने ग्लास का शेप ले लिया, उसको मैंने वापस एक कटोरे में डाल दिया तो उसने कटोरे का शेप ले लिया, और वही जो कटोरा था, कटोरे का पानी को मैंने नीचे फेंक दिया है ना, द्रव को नीचे फेंक दिया तो उसने है ना नीचे जो फर्श था उसका आकार ले लिया। तो बेसिकली द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता, परंतु आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब मैंने कटोरे में पानी रखा था तब भी 100 ml था, जब जमीन पर फेंका तब भी 100 ml था, और जब मैंने गिलास में उसे रखा था तब भी 100 ml था। मतलब उसका आयतन चेंज नहीं हुआ, उसका सिर्फ आकार चेंज हुआ। यही बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें गैस अवस्था की, तो द्रवों का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि मैंने तुम्हें बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताया है कि मान लीजिए एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उस गैस सिलेंडर में हमने जैसे ही उस सिलेंडर को खोला है ना, तो क्या हुआ कि भाई अभी तो सिलेंडर का आयतन उसने लेकर रखा था, है ना, जो वॉल्यूम था वो सिलेंडर का था और जो आकार था वो भी सिलेंडर का था। बट जैसे ही मैंने सिलेंडर को खोला तो पूरा की पूरा जो गैस है वो पूरे के पूरे रूम में फैल गई। तो अब तुमसे पूछेंगे कि गैस का आकार क्या है? सर रूम के बराबर। उसका आयतन क्या है? सर रूम का जितना आयतन है उतना। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ये हमने बहुत डीप में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इनके बीच में जो अंतराण्विक स्थान होता है, अंतराण्विक स्थान होता है, जैसे कि मैंने बताया था ठोस के अंदर जो होता है अंतराण्विक स्थान जो ठोस के अंदर होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो अत्यधिक प्रबल होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है। और ये अगर बल प्रबल है तो कण जो है वो बहुत पास पास होंगे, और अगर पास पास हैं तो उनके बीच का जो स्थान है वो बहुत कम हो जाता है। तो ठोसों में अणु बहुत पास पास और इनके अणुओं का स्थान स्थिर रहता है या बहुत कम रहता है, ठीक है, जिसके कारण इनके आकार को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इतने आसानी से ये चेंज नहीं हो सकते। और एक बात और खुद सोचो, अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो वो हिल पाएंगे क्या? मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, है ना, उनका बीच में जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि ठोस बह नहीं सकते, प्रवाहित नहीं हो सकते, ठीक है, उनमें तरलता नहीं होती है, शून्य होती है, नगण्य होती है, ठीक है। हाँ, वही बात करें द्रव में ठोस की तुलना में कण जो होते हैं, जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते रहते हैं।
लेकिन गैस की तुलना में क्या होते हैं, पास होता है भाई। गैस में तो एकदम रैंडमली मूव कर रहे थे, और बट ठोस में क्या, सॉरी द्रव में क्या होता है कि भाई ये थोड़े पास होते हैं गैस की तुलना में, बट ठोस के कंपैरिजन में क्या होते हैं, जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसके अणुओं का स्थान स्थिर नहीं रहता, मतलब बेसिकली ये मूवमेंट कर रहे हैं ना तो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बट इनमें अगर तुम देखोगे ठोस में क्या होता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स रहता है। अच्छा, गैस के अणु दूर दूर स्थिर रहते हैं और अणुओं का स्थान स्थिर नहीं रहता, समझ रहे हो। मतलब बेसिकली बहुत दूर दूर ये इनके अणु होते हैं और इनके बीच का जो स्थान है वो फिक्स नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, ये हमने देखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और भी अंतर है। यह तो हमने अंतराण्विक स्थान की बात कर ली। अच्छा, अब खुद सोचो कि जहां पर स्थान बहुत कम है, स्थान बहुत कम है ना, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है ठोस के अंदर, ठीक है। तो यही कारण है कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। अब जब मूव नहीं कर पाएंगे, जो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, जो गतिज ऊर्जा है ना, जो अगर बात करें प्रोसेस होती है मूवमेंट के पार्टिकल्स के मूवमेंट से, है ना, जितना ज्यादा कण जो है मूव करेंगे उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा। तो अब बताओ ठोस में क्या गतिज ऊर्जा होगी, बहुत कम होगी, नगण्य होगी, न्यूनतम होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि यहां पर आकर्षण बल ज्यादा होता है और जिसके कारण पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट इतने आसानी से नहीं कर पाते। तो यही कारण है कि इनकी गतिज जो ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है। वही बात करें द्रव में क्या था भाई, आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम था, यही कारण है कि गतिज ऊर्जा इनकी कुछ ना कुछ अधिक होगी। तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा कुछ अधिक होती है, अर्थात ठोस के अणुओं की तुलना में अधिक होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर आकर्षण बल कम हो जाता है, लेकिन गैस की तुलना में कम होती है। रीजन क्या है, क्योंकि गैस में सर जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण उसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, है ना, अव्यवस्थित तरीके से मूव करते हैं। और जब वो अव्यवस्थित तरीके से मूव करते हैं ना, उनका मूवमेंट होता है, उस तरीके से वो गति करते हैं, तो यही कारण है कि उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल जो है वो सबसे कम है। अच्छा, फिर जैसे कि खुद सोचो कि मान लो ये ठोस के ये जो है पार्टिकल्स हैं ऐसे, है ना, ऐसे अणु है उसके। अब ये अणु जो है इनके बीच में देखो स्थान जो है वो बहुत कम है। क्या है, स्थान जो है वो बहुत कम है। अब जब इनके बीच में मध्य जो है जो स्थान बहुत कम है, खुद सोचो कि मान लो मैंने एक यहाँ पिस्टन ले आया, क्या ले आया, एक पिस्टन ले आया, यहाँ पर भी एक मैंने पिस्टन ले आया, और इस पिस्टन से, है ना, और इस पिस्टन से मैं क्या करने लगा, मैं इसके ऊपर क्या लगाने लगा, प्रेशर लगाने लगा। क्या लगाने लगा, प्रेशर लगाने लगा, दबाव लगाने। अब सोचो मैं इसके ऊपर दबाव लगा रहा हूँ, क्या ये पास पास जा पाएंगे, नहीं, है ना, ये नहीं जा पाएंगे बेसिकली, है ना। ये जो इनकी संपीड़ितता, इनको कंप्रेस कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं। कंप्रेस कर रहा हूं मतलब दबा रहा हूं, दाब लगा रहा हूं, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, जिससे क्या हो कि ये जो है, ये जो कण है वो पास पास आ जाए। क्या इनके पास आना संभव होगा, नहीं सर, बिल्कुल संभव नहीं होगा, क्योंकि इनके मध्य स्थान ही नहीं है, कहां पास जाएंगे, है ना, इतना ज्यादा स्थान ही नहीं है थोड़ा है बट नगण्य है, बहुत कम है। और उसके कंपैरिजन में, द्रव और गैस के कंपैरिजन में तो नगण्य है, बहुत कम है। तो सर इनको पास लाना बहुत असंभव हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो यही कारण है ना, कि संपीड़ितता कम होती है। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, कि मतलब हम जब इसको दबाने का प्रयास करेंगे, है ना, तो वो कितना दब रहा है, जितना ज्यादा दबेगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, संपीड़ितता उतनी ज्यादा होगी। तो सोचो कि संपीड़ितता कम होती है, अर्थात दबाने पर नहीं दबते, या बाह्य दाब का प्रभाव कम पड़ता है, मतलब बाहर से तुम कितना ही दबाव लगा लो, ठीक है, इनके ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कि मान लीजिए इतना बड़ा ठोस का टुकड़ा था, उसको तुम दबाकर, है ना, उसको दबाकर तुम कम नहीं कर सकते उसका आकार, क्योंकि उनके बीच में पहले से पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, जो स्थान है, वो बहुत कम है। फिर द्रवों में संपीड़ितता ठोसों से अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, जिस कारण से वो कंप्रेस हो पाते हैं। बाह्य दाब का प्रभाव ठोस से अधिक देखने को मिलता है, मतलब अगर तुम थोड़ा कंप्रेस करोगे तो ये हो जाएंगे, है ना, थोड़े हो जाएंगे। ठोस में तो हो ही नहीं पा रहे थे, इसमें तो हो जाएंगे, थोड़े हो जाएंगे। वही बात करें अब गैस की, है ना, गैस का तो बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है कि हमारे घर में, है ना, हमारे घर में जो गैस सिलेंडर आते हैं, तो उसमें क्या हुआ करता है, बेसिकली क्या होता है कि गैस सिलेंडर में गैस भरी रहती है, लेकिन हाई प्रेशर करके, क्योंकि खुद सोचो कि जब पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप है, ये गैप है, ये गैप है, दूर दूर है, तो जब, है ना, तुम इसको, है ना, ऐसे करके कंप्रेस करोगे तो ये पार्टिकल्स, है ना, आपस में पास आते जाएंगे, ऐसे पास आते जाएंगे। और जब पास करके तुम, है ना, इतनी सारी गैस को बिल्कुल कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में तुम भर सक रहे हो, तो ये कंप्रेसिबिलिटी तो है, ये संपीड़ितता ही तो है। जैसे एलपीजी के सिलेंडर में हम देखा करते हैं, सीएनजी के अगर बात करें, कंप्रेसिव नेचुरल जो गैस होती है ना, सीएनजी, जिसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, एलपीजी का भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ज्यादातर सीएनजी का उपयोग किया जाता है वाहनों में,
है ना। और जो एलपीजी होती है उसका हम रसोई घर में उपयोग किया करते हैं। तो यहां पर तुम देखोगे हम एकदम कंप्रेस करे जा रहे हैं। कंप्रेस कैसे? वो जो गैस थी, इतनी सारी गैस थी, उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर दिया, समझ रहे हो। तो इसकी संपीड़ितता इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है, आकर्षण बल कम होता है। इसके कारण हम जब प्रेशर लगाते हैं तो अणु जो होते हैं वो पास पास आने लगते हैं। ये तो संपीड़ितता सबसे अधिक पाई जाती है, अर्थात इन पर बाह्य दाब का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो कभी तुमसे ये पूछ लो, देखो घुमा के क्वेश्चन कभी पूछ लिया कि बाह्य दाब का प्रभाव सबसे ज्यादा किस में होगा, तो तुम क्या लिखोगे? गैस में। अच्छा, अत्यधिक दाब लगाने पर कौन सी अगर हम बात करें कौन से पदार्थ जो हैं वो कंप्रेस नहीं होंगे, संपीड़ित नहीं होंगे, तो वो ठोस है ना। जैसे कि लकड़ी को तुम कंप्रेस करके कितना छोटा करोगे? बहुत कम, है ना, वो ठोस है। बट वही बात करें कि लकड़ी के आकार जितनी हमारे पास, जितना आयतन था लकड़ी का, उतनी हमारे पास गैस रखी थी, उसको कंप्रेस करके क्या तुम कम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अंतराण्विक जो स्थान है वो क्या है? बहुत अधिक है। ठीक है, तो संपीड़ितता के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, फिर हाँ एक बात और, ठीक है, जब ये लेक्चर तुम देख रहे हो तो ये याद रखना कि पिछले 2 लेक्चर देख कर आए हो, है ना। एकदम से थर्ड लेक्चर की तरफ नहीं जाना। शुरू के पहले और दूसरे लेक्चर में अपने हौले हौले शुरुआत करी है और अब अपन धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं, ठोसों में बहने का गुण नहीं होता। बहने का जो गुण होता है, जो बहने का जो गुण होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। या फिर मैंने बताया था जिसको अपन बोलते हैं तरलता। क्या बोलते हैं? तरलता, है ना। हाँ, तो तरलता जो होती है वो ठोस में क्या होती है? बहुत कम होती है, नगण्य होती है, बहते नहीं सकते भाई। ऐसा नहीं है कि लकड़ी बहकर कहीं और चला गया, इस तरीके की चीज नहीं होती। द्रव बह सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स है ना मूव कर पाते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। एक ही टर्म के ऊपर मैं बता रहा हूं तो मैं आकर्षण बल के ऊपर, और उसी के बेसिस पर अपन देखो सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो द्रव उच्च स्तर पर से निम्न स्तर की तरह प्रवाहित हो सकते हैं, अर्थात इनमें बहने का गुण पाया जाता है। क्या करता है? पाया जाता है। ठीक है, हाँ। गैस सभी दिशाओं में बहती है, अर्थात बहने का गुण सबसे अधिक देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा भाई गैस ही बहती है, हवा चलती रहती है। तुम खुद महसूस किया होगा कि कितने आसानी से हवा बह पाती है। ठीक है, हाँ भाई। अगली हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया घनत्व जो होता था, है ना, घनत्व याद हो तुम्हें? तो घनत्व मैंने क्या बताया था? घनत्व था द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो द्रव्यमान बटे जो आयतन था, ठीक है, उसमें क्या है कि भाई घनत्व ये बताया करता था कि भाई एक निश्चित आयतन में कितना ज्यादा द्रव्यमान उपस्थित है। जैसे कि ठोस की अगर हम बात करें तो तुम जब एक लोहे का टुकड़ा देखते हो तो देखो लोहे का टुकड़े का साइज इतना बड़ा है, बट उसके अंदर जो द्रव्यमान है वो बहुत अत्यधिक। और वही बात कर दे अपन किसकी? वही बात कर दे हम उतने ही बड़े एक लकड़ी के टुकड़े की, तो कौन ज्यादा भारी होगा? सर लोहे का टुकड़ा। उसका रीजन ये है कि सर उतने छोटे से आयतन में, उतने छोटे से आयतन में लोहे का जो मास है, द्रव्यमान है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, हम अगर कंपैरिजन करें लकड़ी के टुकड़े में, क्योंकि लकड़ी का टुकड़े का आयतन तो उतना ही बड़ा था बट उसका जो मास है वो थोड़ा सा कम है। अब खुद सोचो कि यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है, ना इतना आयतन है, इतना ही मेरे पास क्या है? लिक्विड है, मतलब द्रव है, और उसके बाजू में थोड़ी सी गैस रखी है। कौन ज्यादा भारी होगा? सर लोहे का टुकड़ा। क्यों भारी होगा? क्योंकि सर उतने से आयतन में ढेर सारा मास है, इसमें उतने आयतन में थोड़ा कम मास है। किसके बारे में कंपैरिजन में? हमारे लोहे के कंपैरिजन में। वही बात करें गैस में तो इतनी सी गैस का क्या ही वजन होगा, है ना, अपन हाथ पे लेके घूम रहे हैं, इस तरीके की चीजें। तो वही है कि भाई जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा घनत्व होगा, है ना, और आयतन जितना ज्यादा फैलेगा। खुद सोचो ना कि एक मेरे पास रुई का टुकड़ा है और एक लोहे का टुकड़ा है, कौन ज्यादा अगर बात करें घनत्व रखेगा? लोहे का टुकड़ा, क्योंकि दोनों का आयतन तो समान था बट जिसमें मास ज्यादा था वो ज्यादा अगर हम बात करें घनत्व वाला हो गया। ठीक है, तो इस केस में अपन ने आयतन को फिक्स रखा। अच्छा, तो भाई घनत्व, इनका घनत्व सबसे क्या होता है? अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि भाई इनके बाद मास ज्यादा होता है ना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अंतराण्विक जो आकर्षण वाले वो बहुत प्रबल है और अणु जो है वो बहुत पास पास होते हैं, तो मास एकदम कंडेंस्ड होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनका घनत्व कुछ कम होता है किसके कंपेरिजन में बात करें? ठोस के कंपेरिजन में बात करें। ठीक है, हाँ। और गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। यही कारण है कि मास इतना ज्यादा होता नहीं है और आयतन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, चलो। अच्छा, इनको संग्रहित करने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं होती। ऑब्वियसली लकड़ी के टुकड़े को तुम कहीं भी रख दो, लोहे के टुकड़े तुम कहीं भी रख दो, उनके लिए पात्र की आवश्यकता होती है कि नहीं। बट अगर तुम्हें भाई द्रव को रखना है, पानी को इकट्ठा करने के लिए भाई कोई ना कोई पात्र की आवश्यकता होगी जो एक ठोस होगा। वही बात करें गैस को अगर तुम्हें एकत्रित करना है तो तुम्हें सिलेंडर कोई पात्र की आवश्यकता होगी तो जो कि ठोस होगा। तो ये पता तुम्हें होना चाहिए। अच्छा, जैसा मैंने बताया ठोस के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, ये मैंने बता चुका हूं। वही बात करें द्रवों के में क्या होगा भाई? मध्यम होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो ये पॉइंट भी तुम ध्यान से देख सकते हो कि द्रवों के कणों के मध्य आणविक आकर्षण बल ठोसों से कम होता है,
लेकिन गैसों से अधिक पाया जाता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। गैसों के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है, ये याद रखना, सबसे कम पाया जाता है। वही बात करें, इनके आणविक कण गति नहीं करते या ना के बराबर गति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई साहब, जैसा मैंने ऑब्वियस मतलब पहले भी बता चुका हूं कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा और इनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत कम है ठोस में। तो अब ये जो है ना, ये जो है ये मूवमेंट ही नहीं कर पाते इसके पार्टिकल्स। वही बात करें, द्रव के पार्टिकल्स मूवमेंट कर पाते क्योंकि आकर्षण बल मध्यम होता है ना। और गैस के में भाई रैंडमली, स्वतंत्र रैंडमली तरीके से है ना, ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये अपने को थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए थी जो मैंने तुम लोगों को बता दी, ठीक है, हाँ भाई। तो अब हम एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कि भाई चेंज इन फिजिकल स्टेट है ना, अवस्था में परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो याद दिला रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़ा धीरे धीरे हौले हौले अपन चलेंगे, 10 बार वो चीज को देखेंगे। बट हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये चीज थोड़ा सा मेरे को दिक्कत कर रही है तो मैं रट के चलने जाऊं, नहीं। अभी एट दिस एज मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि टू इंक्रीज योर आईक्यू, आपके सोचने की जो क्षमता है ना, उसको इंक्रीज करना। और जिस दिन आपने वो इंक्रीज कर ली, देखो ग्रेड्स तो है ना वो सेकेंडरी होता है मेरी नजरों में। ग्रेड्स जो है, जो आपके परसेंटेज आ रहा है, मार्क्स जो आ रहा है, वो सेकेंडरी है। बट एट दिस एज अगर आपने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया ना कि मतलब भाई मेरे को ये बताना चाहिए कि ऐसी चीज क्यों है ना, मैं कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कितने अच्छे से सोच पा रहा हूं। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, मैंने अधिकतर देखा करता हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि एक सामने कोई कॉपी आई, उसको रट डाला, बस खत्म। नोट्स जो आए, मैम ने क्वेश्चंस बताए थे, वो रट कर हमने अच्छे मार्क्स ले आए। नहीं, वो चीज आपको कभी ग्रो नहीं करवाएगी। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ज्यादा सॉल्व करना है। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं कम करता हूँ, रटता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं, वो सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से जहर है एक विद्यार्थी के लिए। तो आपको क्या करना है भाई, जो चीज समझाइए, मेरे को क्यों नहीं आ रही, मेरे को मेरे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। और जिस दिन आपको वो अंदर एटीट्यूड आ गया, आप उस दिन फोड़ दोगे। तो वही चीज हमें रखना है। अब हम बात करते हैं ना मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन की। तो मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है ठोस, क्या है, यहां पर है ठोस, है ना। फिर मेरे पास यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, द्रव, क्या है, द्रव। और यहां पर हम लिख लेते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में। किसके बारे में, गैस के बारे में। ठीक है, हाँ भाई। तो अभी एक सिंपल सी समझना है ना, ध्यान से चीज समझना। ठोस है ना, ठोस जो होता है आकार आयतन निश्चित होता है। अब यहां पर एक चीज याद रखो कि जब मैं ठोस को है ना गर्म करता हूं, है ना, येलो वाले से मैं क्या बता रहा हूं, गर्म बता रहा हूं। और जो व्हाइट वाला है उससे क्या कर रहा हूं, मैं ठंडा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, तो येलो वाले से मैं लिख देता हूं, चलो लिखते ही चलते हैं अपन। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करना मतलब ठोस से द्रव बना रहे हो। क्या बना रहे हो, ठोस से द्रव बना रहे हो। तो इसको अपन बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं, गलन। या फिर इंग्लिश में अपन बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, तो जब है ना हम ठोस से द्रव बनाते हैं तो उसको अपन गलन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ठोस का एक एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हारे पास मान लो आइस है। क्या है, आइस मतलब बर्फ है ना। और द्रव का तुम बोल सकते हो, है ना, इसको अपन बर्फ लिख देते हैं, है ना। ठोस के लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, क्या है, यहाँ पर बर्फ है। क्या है, बर्फ। ठीक है, हाँ। यहीं गैस में हम ले लेते हैं कौन से भाई, जो जल वाष्प है। क्या है, जल वाष्प है, बहुत अच्छे। और द्रव में हम ले लेते हैं जल है ना। तीनों की तीनों सेम ही है ना, तीनों की तीनों क्या है, सेम ही है ना। मतलब जल से ही बर्फ बनती है, बर्फ से ही जल वाष्प बनती है। बस इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, अलग अलग है। बस इतने से बारे में कुछ नहीं करना। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बर्फ को गर्म किया, है ना, बर्फ को गर्म किया, येलो वाले से मैं बता रहा हूं, मैंने जैसे इसको गर्म किया तो ये बन गया जल। क्या बन गया, जल। और इस प्रक्रिया को मैंने बोला गलन। क्या बोला, गलन। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है कि जो ठोस थी, जो बर्फ थी, है ना, वो क्या होती है, बर्फ संभव किस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर। वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। बर्फ क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो वहां से अगर हम बात करें, मेल्ट होकर क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ने, इस प्रक्रिया को अपन ने बोला गलन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। अच्छा, अब ये जो था, है ना, ये जो था, अब इसको सर हमने क्या किया, इस द्रव को हमने और गर्म किया। क्या किया, और गर्म किया। और इस और गर्म करने के बाद इसको मैंने बोला क्या, इसको, अब देखो द्रव को तुम गर्म कर रहे हो और क्या बना रहे हो, गैस बना रहे हो, तो इसको अपन बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं, क्वथन। ठीक है, या फिर तुम इंग्लिश में मतलब हिंदी में बोल सकते हो वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण भी बोल दो।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना, जिसको जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, वेपराइजेशन है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। हाँ, ये वेपराइजेशन हो गया। अब खुद सोचो, है ना, जब अपन ने जल वाष्प बनाई, जब अपन ने जल वाष्प बनाई तो क्या कर सकते थे सर, इसको ऐसा भी कर सकते थे कि जो गैस बनी, जो जलवाष्प बनी, उसको मैं वापस किस में बदल दूं, पानी में। जैसे कि खुद सोचो कि जब भी है ना तुम कभी कुकर में खाना वगैरह बन रहा होगा, है ना, तो सीटी पड़ती है, तुमने ध्यान से देखा होगा, सीटी जब पड़ती है तो वहां पर से ढेर सारी भाप निकलती है। तो एक दिन ऐसा तूफानी कभी करना मत, बट खुद सोचना कि जहां पर है ना, या जहां पर भी पानी उबल रहा है उसके ऊपर एक ऐसे बर्तन लगा देना, मतलब यहाँ से पानी उबल रहा है और यहाँ पर तुम बर्तन लगा देना, एक थाली लगा देना। तो वहां पर क्या होगा मालूम है, वहां पर है ना जैसी वाष्प जो है वो उस थाली के साथ टकराएगी, उस प्लेट के साथ टकराएगी, और टकराने के बाद वहां पर तुम देखोगे पानी की बूंदें इकट्ठा हो रही है। मतलब जो वाष्प थी, जो जल की वाष्प थी, जो गैस अवस्था में थी, जैसे ही है ना, जैसे ही वो थाली के साथ टकराई, है ना, तो वो हुई ठंडी। अब ठंडी होने के बाद क्या हुआ, वो पानी वापस गिरने लगा। मतलब जल वाष्प जो है वो वापस परिवर्तित होने लगी किसमें, जल में। तो समझ रहे हो, तो जब तुम गैस को है ना ठंडा कर दो तो वो वापस किस में बदल जाता है, अगर हम बात करें द्रव में। जब तुम जल वाष्प को ठंडा कर दो तो वो वापस किस में बदल जाता है, अगर हम बात करें जल में। तो इसका अगर मैं उल्टा करूं, क्या करूं, उल्टा करूं, तो इसको अगर हम बात करें गैस से द्रव का बनना, गैस से क्या करना, द्रव का बनना, इसको मैं बोलता हूं संघनन। क्या बोलता हूं, संघनन, है ना, कंडेंसेशन। क्या बोलता हूं, कंडेंसेशन। मतलब गैस से किसका बदलना, द्रव में बदलना, उसको अपन बोलते हैं क्या, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। चलो अब खुद सोचो, है ना, खुद सोचो, जब मैंने द्रव से, है ना, द्रव बनाया, पानी इकट्ठा हुआ मेरे पास, अब मैं वापस क्या उससे ठोस बना सकता हूँ, वापस क्या उससे ठोस बना सकता हूँ, बिल्कुल भाई, इसको फ्रिज में रख दो, पानी को फ्रिज में रख दो, है ना, इसको जमा दो, और इसको अपन बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं, जमना। और जमना को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, है ना। हाँ भाई, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग ना। इसको हटा देते हैं अपन, इसको बोलते हैं सर अपन फ्रीजिंग, है ना। तो ये वेपराइजेशन अपन अच्छे से लिख दें इसको, तो ये रहा वेपराइजेशन, है ना। और इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आया, ठीक है। हाँ, तो सर इसको जमना, है ना, जमने को अपन बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, जैसे कि अभी तो अपन ने एग्जांपल ले लिया कि भाई ठोस से द्रव बन रहा था, बर्फ से पानी बन रहा था, पानी को और थोड़ा गर्म किया तो जलवाष्प बन गई। तो ये तो एग्जांपल्स हैं, इन तीनों के एग्जांपल्स है, बहुत ईजी है। बट चौथी जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चौथी जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है ठोस से गैस। मतलब क्या कोई एक ऐसी भी चीज़ होती है जो डायरेक्ट ठोस से ज़्यादा गैस में अगर हम बात करें परिवर्तित हो जाए, ऐसी कोई चीज़ उपस्थित है क्या, है ना। ऐसी कोई चीज़ है जो अगर हम बात करें जो ठोस से अगर हम बात करें डायरेक्ट गैस में बदल जाए। हाँ, तो ये भी चीज़ संभव है कि मतलब ठोस से द्रव बन रहा था, द्रव से गैस बन रहा था, बट क्या ऐसी कोई चीज़ है जो डायरेक्ट ऐसी सॉलिड पड़ी हुई थी, खुद सोचो, ऐसी सॉलिड पड़ी हुई थी और उसको अपन ने जैसे ही छोड़ा तो वो डायरेक्ट उड़ गई, थोड़ी देर में गैस बन गई। मतलब द्रव तो बनी नहीं, डायरेक्ट गैस बन गई। कैसे संभव है, तो देखो, तुमने घर में है ना कपूर को जरूर देखा होगा। किसको देखा होगा, कपूर को देखा होगा। तो कपूर को जब भी हम देखते हैं, है ना, जब भी हम देखते हैं कपूर को, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमने जैसे ही उसको रखा तो हवा में कुछ देर रखने के बाद कपूर अपने आप गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, कि कपूर जो था ठोस वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी है ना, जब भी ठोस से अगर हम बात करें गैस बन जाए, ठोस से गैस बन जाए, तो इसको मैं बोलता हूं क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलता हूं, ऊर्ध्वपातन, है ना, ऊर्ध्व, ठीक है, पातन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और अच्छा, क्या ऐसी चीज है जिससे गैस से डायरेक्ट सॉलिड ठोस में बदल जाए। हाँ, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, मैं देखो अब ठंडा कर रहे हैं अपन, तो ये जो प्रक्रिया हो जाएगी इसको अपन बोलते हैं क्या, डिसब्लिमेशन या निक्षेपण। क्या बोलते हैं अपन, निक्षेपण। याद रखना ध्यान से, है ना, निक्षेपण, या जिसको अपन बोलते हैं डिसब्लिमेशन, डी लगा देना, स्पेलिंग वही रहेगी। क्या होता है, डिसब्लिमेशन या निक्षेपण, ठीक है। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल, जैसे कि तुमने एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल बता दिया, दैट इज कॉल्ड कपूर। क्या बोलते हैं, कपूर, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या बोलते हैं अपन, कपूर। तो अच्छा, अब क्या होता है कि सर ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया जो होती है, अब जैसे कि आप बता रहे हो कि जैसे आपने कहा कि सर
ठोस जो है वो द्रव में बदल रहा है, तो भाई किसी ना किसी गर्मी आप दे रहे होंगे, है ना, तभी ठोस जो है जो बर्फ है और वापस किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। ये भाई तुम छोटा सा एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं अपन, मान लो मेरे पास ठोस है ना, तो मान लो मेरे पास ये कुछ ठोस है, ठोस के कण है ना, ये ठोस के कण है ना, इस तरीके से बने हुए हैं। खुद ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। तो कुछ कण है और फिर इसके बाद जो है हाँ भाई मैं इसको थोड़ा येलो से बना देता हूँ, है ना। तो इसके बाद थोड़ा सा गैप आया, ये आए, ठीक है, ये थोड़ा गैप लेकर आए हम, और इस तरीके के अगर हम बात करें अरेंजमेंट हमने देख लिया। अच्छा, अगला जो आया वो अगला ये रहा, ठीक है। तो इस चीज में अगर तुम एक चीज नोटिस कर पाओ, है ना, इस चीज में तुम एक चीज नोटिस कर पाओ, ध्यान से सुनो। जब मैं, है ना, मैं इस ठोस को अगर मैं द्रव बनाना चाहता हूं, मतलब ये मान लो बर्फ है, क्या है, ये बर्फ है ना, ये बर्फ है, ये जो है ये जल है, क्या है, जल है, मतलब द्रव है। ये जो है अगर हम बात करें जल वाष्प है, क्या है, जल वाष्प है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी, है ना, जब भी मैं इस ठोस को, अगर इस बर्फ को अगर मैं जल में बदलना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे एक चीज करनी पड़ेगी कि सर इन पार्टिकल्स को मेरे को थोड़ा दूर दूर लेके जाना है। क्या कर लेके जाना है, थोड़ा दूर दूर लेकर जाना है, ठीक है। हाँ, या फिर कोई भी एक ठोस है ना, इसको ठोस ले लो ना, क्या ले लो, ठोस है ये क्या है, ठोस है ना। इस ठोस को मेरे को अगर वापस किस में बदलना है, अगर हम बात करें द्रव में बदलना है, किस में बदलना है, द्रव में बदलना है। या फिर इसको बात करें अपन किस में बदलना है, इसको, है ना, इसको अपन ने बनना है किस में, इसको अपन ने गैस में बदलना है। तो क्या करना है कि भाई मेरे को सर इसको, है ना, इसको दूर दूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, क्या यहाँ पर पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं, नहीं, और यहाँ पर पार्टिकल्स मूव करेंगे, मतलब हिलेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा। तो मेरे को बेसिकली इसके अंदर ऐसी एक हीट देनी है, क्या देनी है, गर्मी देनी है, जिससे क्या हो जाए कि इसके पार्टिकल्स मूव करने जाए। अभी देखो इसकी गतिज ऊर्जा जीरो थी, शून्य थी, मैंने पहले ही बताया था। पार्टिकल्स अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, जीरो, है ना, बहुत कम, नगण्य। अब जैसे ही मैं इसके अंदर हीट दूंगा ना, तो इसका पार्टिकल्स, है ना, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, कंपन करना स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे उनका मूवमेंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और फिर क्या होगा कि एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिससे क्या होगा कि इनके पार्टिकल्स मूव करते करते द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब अब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इनके अंतर का बीच का आकर्षण बल जो है वो, अगर हम बात करें, आकर्षण बल जो है, जो इसका आकर्षण बल है वो कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके अंदर गर्मी दे दी, और जैसे ही इनके गर्मी दी मेरे पार्टिकल्स मूव करने लगे। अब सोचो, जो गर्मी मैं दे रहा हूं उसका यूज कहां हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के मतलब अगर बात करें लेक्चर के आखिरी में हम चीजें देखेंगे वो सारी, बट जो मैं गर्मी इसको दे रहा हूं उसका यूज कहां हो रहा है, उसका व्यय कहां हो रहा है, वो वेस्ट, मतलब यूज कहां हो रही है, वो यूज हो रही है सर इस पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाने में, इस पार्टिकल्स के मूवमेंट में। देखो, अच्छा, मैं थोड़ी और गर्मी दूं इसको, थोड़ी सी और गर्मी दूं, है ना, क्या कर रहे हैं अपन, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। मैं तो इसको थोड़ा सा और अगर हम बात करें गर्मी दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर, ये सॉरी, गर्म ऐसा लिखना है ना क्या है, गर्म जो है वो इस तरीके से लिखना। तो अब जब मैं गर्म कर रहा हूं तो इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसको जब गर्म कर रहा हूं तो इसके पार्टिकल्स है ना मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो गर्मी वहां पर यूज हो रही है। अच्छा, एक चीज और, अच्छा सर, मैं जब इसको ठंडा करूंगा, क्या करूंगा, ठंडा करूंगा। अब खुद सोचो, जब मैंने इसको, है ना, जब मैं इसको गर्मी दे रहा था तो ये गर्मी ले रहा था ताकि इसके पार्टिकल्स मूव कर सके, है ना। जब मैं इस गैस अवस्था को वापस द्रव अवस्था में बदलूंगा तो क्या करना है, इसके पार्टिकल्स की जो गर्मी है ना, जो घूम रहे हैं, जिस गतिज ऊर्जा के कारण ये घूम रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा को मेरे को कम करना पड़ेगा। मतलब उधर से गर्मी रिलीज होगी, क्या होगी, रिलीज होगी, ताकि ये कण पास पास आए। अभी तो इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है क्योंकि हमने गर्मी देकर इनको द्रव गैस बनाया। अब इनको अगर वापस द्रव बनना है या ठोस बनना है तो इनको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, है ना, इनको गर्मी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, हीट को निकालना पड़ेगा। और उस गर्मी को निकालने के लिए इनको पास पास, मतलब गर्मी निकालेंगे तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे पास पास आएंगे, है ना। तो जैसे ही, है ना, गैस जो है वो द्रव में जाता है तो इसको गर्मी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, गर्मी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, ताकि ये क्या हो जाए, ये पास पास आए, क्या कर रहे हैं, पास पास आए। मतलब यहां पर क्या होना पड़ेगा, इनको ठंडा करना पड़ेगा ताकि ये अगर बात करें, ये गर्मी को क्या कर सके, रिलीज कर सके, ऐसे 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 ऐसे। और जैसे ही अपन इसको ठंडा करेंगे, जैसे ही इसको अपन ठंडा करेंगे तो यहां पर मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था मेरे को देखने को मिल जाएगी, ठोस अवस्था मेरे को देखने को मिल जाएगी। तो एक बड़ा सा ही कॉन्सेप्ट, मतलब प्यारा सा, अभी अपन इसमें है ना एक लेटेंट हीट पढ़ेंगे,
है ना, एक लेटेंट हीट पढ़ेंगे, गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पर ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। बट अभी तुम लोगों को एट दिस टाइम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं जब गर्म कर रहा हूँ तो ये पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होकर दूर दूर हो रहे हैं, है ना, और इनकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा आ जा रही है, और जो मैं गर्मी दे रहा हूँ उसका यूज इसलिए हो रहा है ताकि ये कंपन करके दूर दूर हो जाए, समझ रहा, मतलब इसको गतिज ऊर्जा देने के लिए मैं गर्मी दे रहा हूँ, इसको और गर्मी दे रहा हूं ताकि और गतिज ऊर्जा बढ़ जाए और पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगे। तो गर्मी देने का मतलब, हीट देने का मतलब, ऊष्मा, हीट मतलब ऊष्मा देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहां पर इन पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाए, है ना, इनकी कुछ गतिज ऊर्जा आ जाए, और जितनी ज्यादा गर्मी दे रहे हैं उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। ये कंसेप्ट अभी समझना है, फिर इसको तो बारे में तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी भी तुम ऐसा लिख सकते हो कि ठोस से द्रव का बनना, है ना, क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। द्रव से ठोस का बनना जमना या फ्रीजिंग कहलाता है ना। ठोस से डायरेक्ट गैस का बनना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। इस तरीके की चीजें तुम लोगों को देखनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा, अब ये जो परिवर्तन होता है ना, अब क्या होता है कि बेसिकली ये जो परिवर्तन होता है ना, ये एक चीज के ऊपर डिपेंड होता है कि देखो मैं कितनी हीट दे रहा हूँ, है ना, किस टेम्परेचर, तुमने टेम्परेचर करके एक टर्म सुनी होगी, तो किस टेम्परेचर पर अगर हम बात करें ये सारी चीजें हो रही है ना, किस टेम्परेचर पर होगी। मान लो कि बर्फ जो है वो किस टेम्परेचर पर पिघलकर जल बन रहा है, और जल जो है वो किस टेम्परेचर पर जमकर बर्फ बन रहा है ना, तो ये कोई ना कोई टेम्परेचर पर हो रहा होगा। इनसे रिलेटेड काफी सारी अपन टर्म्स को देखने वाले हैं। उससे पहले अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, है ना, ताप के बारे में, तो वो ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे कि हमने अभी द्रव्य के बारे में पढ़ा था, द्रव्य के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर द्रव्य जो होता है उसको हम केजी में मेजर करते हैं, है ना, जो द्रव्यमान होता है, सॉरी, जो द्रव्य है ना, उसका हम द्रव्यमान निकाला करते हैं, और जो द्रव्यमान है उसको हम केजी में मेजर करते हैं, है ना, उसका अगर बात करें माप लेते हैं। जैसे हम दूरी का अगर हम बात करें मीटर किलोमीटर में देखा करते हैं, है ना, हाँ, और सेंटीमीटर मीटर, इस तरीके से हम देखा करते हैं, सबकी एक एक इकाई होती है। वैसे ही अगर बात करें टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर, है ना, मापन करता है, क्या करता है, मापन करता है। इसको अपन लिख देते हैं, है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपन हिंदी में लिख देते हैं बहुत प्यारे तरीके से। तो जो ताप है ना, जो ताप है ना, वो मापन करता है ना, मापन करता है, मापन करता है ठंडक, ठंडक या, हाँ, है ना, या गर्मी का, गर्मी का, ठीक है। मापन किसी यौगिक, ऐसा लिखो बहुत अच्छे से, है ना, किसी पदार्थ के, है ना, किसी पदार्थ के की, है ना, पदार्थ का, किसी पदार्थ का ठंडक या गर्माहट का मापन, गर्माहट का मापन, ठीक है। तो मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर है ना, अगर हम बात करें तीन डिफरेंट स्केल्स है। जैसे कि अब अगर हम बात करें कि जब हम दूरी नापा करते हैं तो दूरी अपन कैसे मापते हैं, दूरी मापते हैं कभी सेंटीमीटर में, कभी किलोमीटर में, कभी मीटर में, इस तरीके की चीज़ है। यहाँ पर है ना 3 स्केल्स दिए गए हैं, है ना, 3 स्केल्स, अलग अलग तरीके से इन्होंने टेम्परेचर को मेजर करने की बात कही, ठीक है। और हर टेम्परेचर की जो यूनिट होती है उसका अलग अलग जगह पर यूज भी है ना, अलग अलग जगह पर भी यूज है। जैसे कि एक यूनिट होती है केल्विन, है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है ना, हाँ, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना, ऐसा ही यूनिट है जो मोस्ट एक्सेप्टेड है ना। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सी होती है, केल्विन। हम कभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो हम देखेंगे केल्विन में, ठीक है। हमें अगर कभी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा तो हम केल्विन में यूज करेंगे, क्योंकि केल्विन जो है वो क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। मतलब अगर बात करें इसी यूनिट में हम देखा करते हैं, जैसे कि द्रव्यमान की जो इकाई है वो क्या है, किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम है, तो अपन किलोग्राम ही यूज करें। कभी ग्राम में दिया होगा तो अपन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये हमेशा याद रखना। तो ये क्या है, एक ऐसा ही यूनिट है, मोस्ट एक्सेप्टेड। कौन सी है, मोस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। हाँ, और इसी का हम यूज करेंगे, है ना, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। जब भी हम, है ना, अगर हम बात करें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो तब हम इस यूनिट का यूज करेंगे। चलो, जो डिग्री सेल्सियस है, हम आगे अक्सर देखा करते हैं, मीडिया वगैरह में देखते हैं और बोलते हैं कि भाई इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है ना, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जो सेल्सियस है वो क्या है, अगर हम बात करें एक साधारण यूनिट है ना, कॉमन यूनिट है, चर्चित, है ना। तो जो सेल्सियस है, जो सेल्सियस है
है ना, बहुत ही एक कॉमन यूनिट है। क्या है? कॉमन इकाई है, कॉमन यूनिट है ना, कॉमन इकाई है, साधारण इकाई है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको किसने दिया था भाई, है ना, सेल्सियस करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, है ना। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर केल्विन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया। और यहाँ पर जो है ना, फ़ारेनहाइट, मतलब सभी ने अपने अपने नाम पे अपने अपने स्केल्स दिए हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट का तुम देखो होगा कि कभी कभी तुमने सुना होगा कि भाई मेरे को 102 डिग्री, है ना, 102 डिग्री, है ना, बुखार आ गया, है ना, 102 डिग्री जो है वो बुखार आ गया। तो वो याद रखना कि वो 102 डिग्री जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। कभी ये मैं सोच लेना कि भाई 102 डिग्री सेल्सियस तो में बुखार आ गया, ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। हमारी जो बॉडी का मतलब जो तापमान होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है। और जो फ़ारेनहाइट में हम निकालते हैं वो अभी अपन निकाल के देखेंगे, वो 98.6 के समथिंग आता है, ठीक है। अभी आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन तुम फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर देखना। तो समझ रहे हो कि वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है। अगर ऐसा 107 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो जीवन ही खत्म हो जाए, है ना, हालत ही खराब हो जाए अपनी, ठीक है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से तो वाटर ही वो हो जाता है, अगर हम बात करें इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट नॉट इवेपोरेट, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। मतलब जो द्रव जल था वो जलवाष्प बन जाता है। तो ये तो भाई 102 डिग्री सेल्सियस की 102 डिग्री की बात हो रही है, मतलब 102 डिग्री अगर सेल्सियस हो जाए तो जीवन ही खत्म हो जाए। बट एक बात हमेशा याद रखना, ये किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? ये डॉक्टर्स के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये जो स्केल है ना, ये कौन सा स्केल है? ये डॉक्टर्स का स्केल है। क्या है? डॉक्टर्स के जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 3 स्केल पढ़े। सेल्सियस जो मोस्ट कॉमन है, मीडिया वगैरह हम सुनते रहते हैं कि आज, है ना, दिल्ली शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। एक बढ़िया सी, है ना, एक मैम वगैरह आती है, वो बोलती है कि नमस्कार, आज का जो हमारे शहर का तापमान है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा वर्षा के अनुमान लग रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें वो बोला करते हैं। तो वो समझ रहे हो ना, वो डिग्री सेल्सियस कहाँ यूज़ करता है? मोस्ट कॉमन। कहीं पे भी पूछ रहा है भाई 50 डिग्री हो गया, कहीं पे बोल रहा है और भाई 30 डिग्री हो गया। तो वो जो डिग्री सेल्सियस है ना, वो मोस्ट कॉमन है। और कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो डॉक्टर ने 102 डिग्री बताया वो सेल्सियस में, ऐसा नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो डॉक्टर फ़ारेनहाइट वाला स्केल यूज़ करते हैं। जो कॉमन वाला है वो डिग्री सेल्सियस है, और जो स्टैंडर्ड है, जो एसआई यूनिट है, वो है केल्विन, और वही हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। जो हम अगर बात करें, जो सवाल करेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड करेंगे, ठीक है। चलो, तो सर इन तीनों में रिलेशन क्या है कि कभी भाई केल्विन आ गया, है ना, कभी केल्विन आ गया, तो केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस कैसे बदलें, है ना, वो सारी चीज़ें कैसे करें। तो अब हम वो देखते हैं। सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा है ना, जो हमारा एक रिलेशन होता है, रिलेशन, है ना, मतलब हम बात करते हैं केल्विन, ठीक है, केल्विन और, ठीक, और डिग्री, है ना, डिग्री सेल्सियस, है ना, सेल्सियस में संबंध, ठीक। तो जो केल्विन तापमान होता है ना, जो केल्विन अपन के से लिखेंगे, है ना, डिग्री सेल्सियस को अपन लिखेंगे किस में, है ना, डिग्री सेल्सियस में किस में लिखेंगे, ऐसा डिग्री बनाएंगे और ये सी लिखेंगे, है ना। डिग्री सेल्सियस ये है, केल्विन का सिंबल ये है, ठीक है। हाँ, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध क्या है? तो ध्यान से सुनो कि जितना भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हो उसमें हम ऐड करेंगे 273.15। कितना करेंगे? 273.15, ठीक है। हाँ भाई, तो यहां तक अगर हम बात करें, ये ऐड करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ जैसे कि एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। मान लो कि तुमसे कभी किसी ने बोल दिया कि एक बात करो, तुम्हारे पास है क्वेश्चन आ गया कि कुछ आ गया कि हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो तुम ये बताओ कि केल्विन में कितना होगा, ठीक है। हाँ भाई, तो बताने का इसका प्रयास करो, है ना, बताने का इसका प्रयास करो जल्दी से, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं देख रहा हूँ क्या आया। क्या आया भाई? तो बड़ा सिंपल से क्या करोगे? ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, यही है। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है। हाँ, तो ऐड कैसे कर दोगे सर? ये 200 केल्विन, तो केल्विन निकालना है, तो केल्विन ये रहा, और जो आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है वो ये रहा, मतलब 200, और जो हमारा ऐड कितना करना है हमें? 273.15 ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 473.15, या तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है सर, सिंपल सा है। इसमें कोई समस्या है क्या, इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बड़ा प्यारा सा, है ना। उसके पहले एक और संबंध बता देता हूँ, वो भी समझते चलो, वो भी समझते चलो, है ना। इसमें मैं तुम लोगों को एक डीपीपी भी दूंगा, है ना, डीपीपी दूंगा, उसमें तुम्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को, है ना। उस क्वेश्चंस अगर बात करें टेम्परेचर कन्वर्जन के, मतलब केल्विन में दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो हमें किस में करना है, केल्विन में करना है। अब एक और स्केल होता है जो होता है फ़ारेनहाइट, है ना, क्या होता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट और, है ना, डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें संबंध, मैं संबंध, ठीक है। तो इसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला मैं जो अभी तुम्हें लिखवा रहा हूं, ठीक है, कुछ बुक में अलग तरीके से लिखा हो, लेकिन ये हमेशा याद रखना, क्या करना, F माइनस 32/9, है ना। F मतलब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, है ना, और C मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर, और इज इक्वल टू C/5। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, इससे तुम अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है डिग्री सेल्सियस, हमारे पास कितना है, हमारे पास है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और मुझे निकालना है फ़ारेनहाइट में, किस में निकालना है, फ़ारेनहाइट में। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है, मैं तुम्हें बता दूं, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का ताप होता है, क्या होता है, इसलिए मैंने ये लिखवाया, और उसका आंसर भी मैंने तुम्हें बताया था 98.46, सॉरी 98.6, हाँ 98.6। सो डिग्री टेम्परेचर है, और अब यहाँ पर क्या करोगे तुम, सिंपल सा, इस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये आ जाएगा 37/5, है ना, और यहाँ F माइनस 32/9। अब तुम्हें निकालनी है F की वैल्यू, ये होमवर्क है, और तुम मुझे, है ना, कमेंट में आंसर बताओगे, मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे एक डिटेल सॉल्यूशन बताओगे कि किस तरीके से हमने किया, ठीक है। हाँ, और इवन कमेंट में भी नहीं, लेकिन अपने नोट्स में जरूर लिख लेना कि भाई जो शरीर का ताप होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब ये टेम्परेचर कन्वर्जन हमने देख लिया, है ना, इसके और भी क्वेश्चन मैं डीपीपी में दूंगा, ठीक है, और तुम्हें सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। चलो, तो 1000, हाँ, डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होगा, कितना होगा भाई, 1000 डिग्री सेल्सियस का अगर हम बात करें ताप, सॉरी 1000 नहीं है ना, 1000 मत करो, इसको 100 करो, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, इसको हटा दो, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का, क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे इसलिए 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान होगा, क्या मान होगा हम देख लेते हैं। तो क्या करना है भाई, 100 डिग्री जो दिया है उसमें क्या कर दो, उसमें कर दो 273.15 ऐड, तो हमारा क्या जाएगा, केल्विन, तो कर दो भाई। तो भाई 100 डिग्री प्लस 273 कर दो, कितना हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा 373। तो इस तरीके की जब तुमको क्वेश्चन आ जाए तो तुम हलवा बन जाने चाहिए, और, है ना, वो वाले कभी अगर हम बात करें तो मैं सारे क्वेश्चंस बनना चाहिए कि F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5, ठीक है। हाँ, तो वो होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ना, बड़ा सा प्यारा सा है, और जो तुम लोगों से आना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते। अब जो है सर, अब हम बात करेंगे गलनांक की। देखो गलन तो हमें पता है, क्या है गलन तो हमें पता है, जैसे कि मान लो कि कोई ठोस है, क्या है, ठोस है ना, ठोस जो है वो बदल रहा है किसमें, वो बदल रहा है किसमें, द्रव में, किस, द्रव में, ठीक है। हाँ, और मैं कर रहा हूं उसे गर्म, क्या कर रहा हूं, गर्म। तो ठोस से जब मैं द्रव में बदल रहा हूं तो गर्म कर रहा हूं, कोई ना कोई टेम्परेचर दे रहा हूं भाई, कोई ना कोई टेम्परेचर दे रहा हूं। अब किस टेम्परेचर पर वो ठोस से द्रव में बदल रहा है उसको अपन बोलेंगे गलनांक, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, उसके लिए भी एक कंडीशन है कि वह तापमान, और देखो हमेशा याद रखना वायुमंडलीय जो दाब है ना, देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है ना, जो एटमॉस्फेयर है, गैसेस इतने ज्यादा प्रेजेंट है हमारे आसपास ऊपर, तो ये भी है ना हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, और वो जो प्रेशर है उसको अपन बात करेंगे वायुमंडलीय दाब, है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिंपल सी बात समझो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमारे लिया हुआ है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ठोस अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है ना, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है, ये टर्म हमेशा याद रखना, उस द्रव का गलनांक कहलाता है। यह वह बिंदु है जिस पर द्रव और ठोस दोनों चरण संतुलन पर उपस्थित होते हैं, नॉट चरण संतुलन, इसकी जगह पर लिखो ठोस और दोनों साम्य अवस्था में होता है, साम्य अवस्था भी बताते हैं, साम्य अवस्था में, है ना, साम्य अवस्था के बारे में बताता हूं मैं तुम्हें, क्या होता है, देखो साथ सुनो, क्या हो रहा है कि ठोस जो है वो द्रव पे बदल रहा है ना,
जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास क्या है, बर्फ है, क्या है, बर्फ है। अब ये बर्फ जो है वो बदल रही है जल में, किस में बदल रही है, जल में बदल रही है, ठीक है। हाँ भाई, इसको मैंने बोला गलन, क्या बोला, गलन, भाई पिघल रही है, पिघल रही है ना, गलन है। अब ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैं इसे कहूंगा ये जो है ये गलनांक है इसका, क्या है, गलनांक। बट खुद सोचो कि यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस में जब बर्फ है ना वो जल में बदल रही है, और ऐसा भी हो रहा है कि जो जल है वो वापस बर्फ में बदल रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब जो बर्फ है वो जल में बदल रही है और जो जल है वो वापस बर्फ में बदल रहा है इसी टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर। और ये जो प्रोसेस, मतलब जो चीज आगे जा रही है वो चीज पीछे भी आ रही है। मतलब कुछ भाग अगर हम बात करें, जैसे मान लो 10% बर्फ में बदल रहा है और 90% किस में बदल रहा है, जल में, समझ रहे हो। 10% बर्फ में बदल रहा है और 90% किस में बदल रहा है, जल में। मतलब 10% जल से बर्फ और 90% क्या है, बर्फ से जल। बट क्या हो जाए, अभी ये इक्विलिब्रियम नहीं है, साम्यावस्था नहीं, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। बट क्या हो कि भाई 50% जो है वो बर्फ है ना, वो बदल रही है किसमें, जल में, और जो 50% जल है वो बदल रहा है किसमें, बर्फ में। मतलब सेम रेट है ना, बर्फ से जल का और जल से बर्फ का। मतलब जो गति है, मतलब दो गति या फिर बोल सकते हो स्पीड जो है वो जल से किसकी, बर्फ की, और बर्फ से किसकी, जल की, वो क्या हो जाए, साम्य अवस्था में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसी को मैं क्या कहता हूं, साम्य अवस्था। और इससे क्या हो रहा है कि बर्फ से जल बना और जल से जो बर्फ बना है ना, जिसको अपन क्या बोलते थे, जल से जो बर्फ बना मतलब जमना, क्या बोलते थे, जमना। वो भी किस पे हो रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा होगा। कितने, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो ध्यान से सुनो, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय पर ठोस अपनी अवस्था में परिवर्तित अवस्था से द्रव में बदलता है और उस द्रव का गलनांक कहलाता है। यह वह बिंदु है जिस पर द्रव और ठोस है ना साम्य अवस्था पर मौजूद होते हैं, साम्य अवस्था पर मौजूद होते हैं, मतलब साम्य अवस्था पर होते हैं। सेम केस है ना, इसको मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस को मैं बोलूंगा गलनांक, क्योंकि इस पर दोनों क्या है, साम्य अवस्था पर है ना। जितना बर्फ जल में बदल रहा है वही जल बर्फ में बदल रहा है। तो कभी तुमसे ये पूछ रहा है कि भाई जो जल है ना, ऐसा बोल दिया, जो जल है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो भाई तुम बोल सकते हो कि भाई जो जल में भी होगा और बर्फ में भी होगा। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, यही क्या है, गलनांक है। और इसी को मैं, इसी टेम्परेचर को मैं ये भी बोल सकता हूं कि यही हिमांक है। क्या है, हिमांक है। लगभग दोनों के समान होते हैं, लगभग दोनों के समान होते हैं। तो हिमांक वह बिंदु है जिस पर द्रव का वह तापमान जिस पर वह वायुमंडलीय दाब पर अपनी अवस्था को है ना तरल से, है ना, तरल से ठोस में बदलता है। देखो ये तरल से किस में बदल रहा है, ठोस में बदल रहा है। तरल से क्या हो रहा है, ठोस में बदल रहा है। और दोनों क्या है, साम्य अवस्था में, दोनों क्या है, साम्य अवस्था में। समझ में आ रहा है। तो हिमांक और गलनांक दोनों का क्या है, समान है ना। हिमांक और गलनांक क्या है, समान। हिमांक मतलब हिम की तरफ, मतलब बर्फ की तरफ जा रहा है, और गलना मतलब गलन, ठोस से द्रव की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ, सो द्रव से ठोस क्या होगा, अगर बात करें जमना, मतलब उसके लिए हम बोलेंगे हिमांक। और ठोस से जल के लिए क्या होगा, वो होगा हमारा, अगर बात करें गलना, ठीक है, या गलन। तो ये सारी चीजें हमने देखी है ना, दोनों चीज पता होना चाहिए। और जो जल का, अगर बात करें जो जल का, ये हमारे पास जो बर्फ का गलनांक है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जो जल का हिमांक है वो क्या है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना, एक बात ये पूछ ले कभी कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना, जल जो है वो ठोस भी हो सकता है ना, ठोस जल भी हो सकता है। मतलब वो बर्फ होगा, मतलब वो बर्फ होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो जल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जल भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। मतलब वो एक द्रव भी होगा, है ना। तो कभी तुमसे पूछ ले कि भाई जल कौन कौन सी अवस्था के ऊपर एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तुम क्या लिखोगे, ठोस भी और द्रव भी, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों साम्य अवस्था में है ना। जितना जल बर्फ बन रहा है उतना ही बर्फ, अगर हम बात करें, जल बन रहा है। इस तरीके की इक्विलिब्रियम की बात आ गई, ठीक है। चल अब हम आगे बढ़ते, अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। अच्छा, इनके इंग्लिश वर्ड लिख लो। इसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, जिस पर वो कोई टेम्परेचर पर जिस पर वो मेल्ट होता है। और हिमांक को क्या बोलते हैं अपन, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, ठीक है, फ्रीज होता है। इसको क्वथन को बोलते हैं, क्वथनांक को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक। आप खुद सोचो, बॉइलिंग से भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि मतलब यहाँ पर बॉइल कर रहे हैं, मतलब जो द्रव है वो गैस में बदलेगा। अब किस टेम्परेचर पे बदलेगा उसको अपन क्वथनांक बोलेंगे। बट इसके लिए भी एक कंडीशन है, ध्यान से सुनो।
किसी तरल का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब द्रव के वातावरण वायुमंडलीय के बराबर हो जाता है। इस तापमान पर द्रव वाष्प दाब में परिवर्तित हो जाता, सॉरी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अभी भूलो, अभी ध्यान से सुनो। मान लो, है ना, क्या होता है कि वायुमंडलीय कुछ ना कुछ दाब रहता है, कुछ ना कुछ दाब रहता है। अब ये वाष्प दाब क्या है वो बताइए सर। देखो मेरे मान लो मेरे पास एक ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने ऐसे करके क्या भर के रखा, पानी भर के रखा। क्या भर के रखा? पानी भर के रखा। ठीक है, अब ये पानी भर के रखा। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर है ना एक आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। इस तरीके से ना इसके ऊपर क्या लगा दी? यहाँ पर आग लगा दी। अब जैसे ही मैं आग लगाऊंगा, है ना, जैसे ही मैं आग लगाऊंगा, है ना, जैसे ही मैं आग लगाऊंगा, ध्यान से सुनना, इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हो बाद में। तो इसकी वेपर निकलेगी ऐसे करके, है ना, इसकी भाप निकलेगी। क्या निकलेगी? भाप निकलेगी। ठीक है, मान लो ये मैंने कंटेनर क्लोज कर दिया ऐसा। तो ये भाप निकलने के बाद, है ना, ये ऊपर जाएगी, है ना, ऐसी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, और फिर वापस, है ना, कंटेनर क्लोज्ड, कंटेनर क्या है? क्लोज्ड, बंद है। तो क्या होगा, इस कंटेनर का वापस ये वापस आएगी और ये क्या करेगी? इसी सतह पर, इसी की सतह पर, है ना, इसी की सतह पर, मतलब किसी द्रव की वाष्प द्वारा, है ना, किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब। मतलब देखो ध्यान से, ये वाष्प उड़ी और वापस इसी सतह के ऊपर दाब लगाने लगी, प्रेशर लगाने लगी। खुद समझ रहे हो? प्रेशर लगाने लगी। जैसे कुकर है, कुकर के अंदर जैसी भाप जो होती है वो ऊपर उड़ेगी और फिर वापस ऊपर से आकर नीचे, है ना, जो द्रव की सतह है उसके ऊपर वापस दाब लगाने लगे, उसको मैं बोलता हूं वाष्प दाब। मतलब किसी द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित वह दाब, है ना, किसकी सतह के ऊपर आरोपित दाब, उसकी सतह के ऊपर आरोपित दाब, उसी को अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब, है ना। तो अपन लिख लेते हैं, किसी द्रव की वाष्प द्वारा, है ना, द्वारा उसी द्रव की सतह पर, उसी द्रव की सतह पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। बहुत प्यारा। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? अब ये ध्यान से सुनो कि ये वाष्प दाब है ना, आप कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, और जब ये प्रेशर, जब ये दाब, है ना, बराबर हो जाए किसके? वायुमंडलीय दाब के। किसके? वायुमंडलीय दाब के। ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसके? वायुमंडलीय दाब के। तो वो जो अगर हम बात करें, वो जो है ना, वो जो अगर हम बात करें तापमान होगा, देखो अपन हीट करते गए। अब देखो ध्यान से सुनो, अपन इसको गर्म कर रहे हैं, वाष्प बन रही है, बहुत ज्यादा वाष्प बनने लगी, ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, और एक ऐसा अगर हम बात करें प्रेशर आ गया, ऐसा वाष्प दाब आ गया जहां पर ये वाला जो दाब है वो एटमॉस्फेयर के दाब के बराबर हो जाए, उसे मैं बोलूंगा क्वथनांक। क्या बोलूंगा? क्वथनांक। तो किसी तरल का वह क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, है ना, वाष्प द्रव के वातावरण के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई, जैसे कि अगर हम बात करें जो जल है ना, जो जल है, मैं लिख देता हूं, जो जल है, ठीक है, जो जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक है, जो जल का क्वथनांक है वो कितना है? वो है सर 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, मजा आया? हाँ सर, इसमें तो मजा आया, बहुत आया। ठीक है, तो क्वथनांक के बारे में अपने को पता चल गया। ठीक है, हाँ चलो, तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है ना, कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमें बताना है। क्या द्रवणांक कहलाता है ना? ठीक है, द्रवणांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, जल्दी बताओ, है ना। द्रवणांक या फिर बोल सकते हो तो मैं गलनांक, है ना, इसको अपन में लिख देते हैं। इस द्रवणांक को अपन क्या बोलते हैं? गलनांक। तो भाई क्या कहलाएगा? सिंपल सर, क्या कहलाएगा? सिंपल सर, ये कहलाएगा द्रवणांक। क्या कहलाएगा? द्रवणांक। क्रांतिक ताप और क्रांतिक ताप के बारे में अपन बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा, है ना, अभी सिर्फ ये समझना था कि यह क्वेश्चन का आंसर हमें करना था। ठीक है, कर दिया। इसके बारे में बहुत डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस, है ना, क्या होता है भाई, क्या द्रव में परिवर्तित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। अगर बात करें उसका, अगर सोचो तापमान बढ़ा रहे हैं तो ठोस किस में बदलेगा भाई? द्रव में बदलेगा। बट यह है कि उसका गलनांक उतना होना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी का गलनांक जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री से तक वो ठोस से द्रव में नहीं बदलेगा। अब तुम 50 डिग्री सेल्सियस लेके बैठे हो, क्या वो बदलने वाला है? नहीं। तो इसलिए उसने लिखा है हो सकता है, मतलब द्रव में परिवर्तित हो सकता है अगर जो तापमान तुमने दिया है, जो टेम्परेचर तुमने दिया वो उसका गलनांक होता है। ठीक है, हाँ। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना, जिसको अपन ने बोला ऊर्ध्वपातन। अब परिवर्तित रह सकता है, जैसे मैंने बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस तुम टेम्परेचर दे रहे हो और भाई उसके पास तो अगर बात करें उसको 150 डिग्री की जरूरत थी। ठीक है, या फिर उपर्युक्त सभी, तो अपन डी ऑप्शन लगाएंगे कि भाई तीनों की तीनों ऑप्शन सही है, तीनों की तीनों संभव है, तीनों की तीनों संभव है। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई अवस्था में परिवर्तन की, किसकी? अवस्था में परिवर्तन के बारे में बात करें। अब क्या होता है कि कुछ, है ना, कुछ चीजें हैं, जो कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो अवस्था में परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, मतलब भाई प्रेशर बढ़ाते हो तो कौन सी चीजें आती है वो समझो। ठीक है, हाँ। तो कुछ जो ठोस होते हैं ना, जो गलने पर अपना आयतन मतलब फैल जाते हैं, है ना, कुछ जो ठोस होते हैं वो गलने पर क्या हो जाता है? फैल जाते हैं। तो जैसे मोम हुआ, है ना, नेप्थलीन हुआ, ठीक है, इनका गलनांक है ना बाह्य दाब के बढ़ने पर कुछ बढ़ जाता है। मतलब जैसे ही तुम एक्सटर्नल दाब बढ़ाओगे, है ना, तो इनका जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो ठोस, है ना, गलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बर्फ, है ना, उनका गलनांक बाह्य दाब बढ़ाने पर कुछ कम हो जाता है। ध्यान से सुनो, कुछ सब्सटेंसेस हैं, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें मोम की, तो मोम को तुम, है ना, जैसे ही तुम पिघलाओगे, मोम को जैसे ही तुम पिघलाओगे तो मोम क्या होता है? फैल जाता है ना, क्या हो जाता है? फैल जाता है। मतलब जैसे ही वो पिघला वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। और जैसे ही तुम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे ना, तो उनका गलनांक जो है ना, उनका गलनांक जो है बाह्य दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? कुछ बढ़ जाता है, कुछ बढ़ जाता है। और वही बात करें, है ना, वही बात करें किसकी? ऐसे ठोस जो गलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे कि अगर बात करें बर्फ, तो उनके ऊपर अगर तुम बाह्य बल लगाओगे ना, तो उनका अगर हम बात करें जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना। अच्छा, एक बात और, किसी द्रव के क्वथनांक पर भी बाह्य दाब का प्रभाव पड़ता है ना, बाह्य दाब का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। दाब कम होने पर क्वथनांक नीचा, है ना, नीचा दाब बढ़ने पर क्वथनांक ऊंचा हो जाता है। मतलब ये एक दोनों के क्या है? एक तरीके से, है ना, एक दूसरे के क्या हो रहा है कि भाई जब दाब कम हुआ तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? नीचा। ठीक है, और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है? ऊंचा। मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे कि दाब कम करके हम जल को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर उबाल सकते हैं, है ना, जबकि अधिक दाब करके जल को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर उबाला जा सकता है। मैं तुम्हें बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल, ध्यान से सुनो। जैसे कि तुम कुकर वगैरह में देखते हो ना, कुकर वगैरह में देखते हो, तो कुकर में क्या करते हैं भाई? वहां पर हम पूरा की पूरा, अगर हम बात करें, प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं कि दाब जो है वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊं, जैसे कि पहाड़ी जो एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जो पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, अब पहाड़ी क्षेत्र में जब भी तुम जाओगे, कहां जाओगे? पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे, तो वहां पर जो, अगर हम बात करें, जो वायु दाब है, जो वायु दाब है, ठीक है, जो वायु दाब है वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब जब वायु दाब कम होगा, ध्यान से सुनो, वायु दाब कम होगा तो जो जल है ना, देखो सुनो, वह तापमान जिस पर वाष्प दाब जो है वो बराबर हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वायु दाब के, है ना, वायु जो मतलब वायुमंडलीय दाब है। कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। वहां पर अपन बात करेंगे कम होगा। ठीक है, हाँ। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखो इसको, है ना, एटमॉस्फेरिक, या वो जो वातावरण का जो, है ना, वातावरणीय जो दाब होगा, वातावरणीय जो दाब होगा, ठीक है, हाँ, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा? अगर हम बात करें वहां कम होगा। तो अब खुद सोचो कि भाई वहां पर है कम टेम्परेचर पर ही पानी उबलने लगेगा। क्या हो जाएगा? कम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर प्रेशर कम है। बट वही बात करोगे ना तुम, क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पर भाई एटमॉस्फेयर कम है, हवा कम है।
ठीक है। बट वही बात करो तुम किसी समुद्री स्थान पर चले जाओ तो वहां पर क्या होता है कि जो नीचे जल पड़ा होता है ना, जिसको धूप पड़ रही है, तो इवोपोरेशन के कारण क्या हो रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें बोल सकते हो तुम ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पर है ना वाटर का सोर्स था, और वहां पर जैसे ही है ना धूप पड़ी तो वो जो है ना वो एटमॉस्फेयर में चल गए, वाष्प बन गए, जल वाष्प बन गए। तो वहां पर प्रेशर जो है ना, जो वातावरणीय जो अगर हम बात करें वायुमंडल एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो उसको मैच करने के लिए अपने को और टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा प्यारा सा एग्जाम्पल है कि पहाड़ी क्षेत्र में है ना वातावरण कम होता है तो खाना जल्दी पक जाता है, खाना जल्दी पक जाता है, पक जाता है। और वही बात करें है ना, वही बात करें किसकी, वही बात करें किसकी, वही बात करें किसकी, वही बात करें हम किसकी, पहाड़ी क्षेत्र के अलावा है ना जो अपना समुद्री क्षेत्र है, या फिर अगर हम बात करें कुछ समुद्र किनारे है ना, समुद्र किनारे की बात करें, समुद्री क्षेत्र है ना, तो वहां पर क्या होगा भाई, जो वातावरणीय जो दाब है वो क्या होगा, अगर हम बात करें जो क्या होगा, अधिक होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। और जब ये अधिक होगा तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर हमें और टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अधिक ताप देना पड़ता है, अधिक ताप देना पड़ता है। तो ये एक चीज है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ, फिर अगर हम बात करें किसी द्रव में कोई घुलनशील पदार्थ उपस्थित रहने पर उसका हिमांक प्रायः कम होता है। देखो हिमांक क्या होता है, कम होता है, कम हो जाता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने वाली बर्फ, अगर अपन उसके अंदर क्या डाल दें, नमक डाल दें, सोडा डाल दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिलाने पर बर्फ का जो गलनांक है ना, अगर हम बात करें जल का हिमांक है वो घटकर कितना हो जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जैसे कि जो समुद्री क्षेत्र होता है, मतलब सॉरी जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर क्या हो जाता है, ऐसा नमक डाला जाता है ताकि जो पानी जो स्रोत है वो आसानी से, अगर हम बात करें आसानी से उनके अंदर क्या हो, वो बर्फ में ना जम जाए, ठीक है। क्योंकि अपन जैसे ही है ना उनके अंदर नमक डालेंगे, क्या डालेंगे, नमक, जो हिमांक होता है, कि हिमांक में क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, जो द्रव है वो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। अब क्या हुआ कि अपन ने जैसे ही पानी के अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो वहां पर क्या होगा कि वो जिसका हिमांक है वो गिर जाता है। अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, अब वो -22 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। तो अगर मान लो -5 डिग्री सेल्सियस भी हुआ तो वो क्या जमेगा, नहीं जमेगा ना, -5 पे भी नहीं जमेगा, आसानी से नहीं जमेगा। तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, इस कंसेप्ट का। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। इस मिश्रण का उपयोग बर्फ और कुल्फी आदि जमाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए थी, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ भाई, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए थी। तो ये एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था जो तुम्हें पता होना चाहिए था, है ना। ये प्यारा सा कंसेप्ट था जो तुम्हें क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था, ठीक है। हाँ भाई, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, ठीक है। हाँ भाई, ध्यान से सुनो। जैसे कि क्या होता है कि अपन मान लो बर्फ ली है ना, मैंने बर्फ ली, अब क्या होगा, मैं बर्फ को पिघलाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा मैंने गर्म किया, तो तुम देखोगे टेम्परेचर बढ़ा, है ना। बट क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर वो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो क्यों कांस्टेंट हो जाता है, ध्यान से सुनो। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने लगता है, भाई बिल्कुल ताप बढ़ा रहा है अपन, किसी ठोस को गर्म कर रहा है ना, तो ताप बढ़ा रहा है, और एक विशेष ताप पर पहुंचने पर ताप स्थिर हो जाता है। क्यों हो जाता है, ध्यान से सुनो। जो मैंने पहला वाला कंसेप्ट सिखाया था ना, वही है, वो ये रहा कि जब है ना, जब क्या हुआ, जब मैंने इसको गर्म किया तो देखो हीट करने लगी, बढ़ने लगा। बट एक समय ऐसा आया कि इसका ताप स्थिर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब तक इसको थोड़ा गर्म किया, अब जैसे ही है ना एक टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि ये है ना अब एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं। तो वो जो ताप है ना, वो जो गर्मी है ना, जो स्थिर इसलिए हो गया कि वो जो गर्मी है ना, अब वो ताप बढ़ाने के काम नहीं आ रही है, अब वो काम आ रही है इन अणुओं को अलग अलग करने के लिए। क्या करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, इनको वाइब्रेट करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, है ना, मैं अगर वो तुम्हें दिखाऊं तो वो यही कहना चाह रहा है। देखो अपन दिखाते हैं, उस पर लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई तथा ठोस है ना, देखो ध्यान से, ठोस क्या कर देगा भाई, शुरू में बढ़ा, फिर तथा ठोस गलना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देगा, गलना प्रारंभ कर देगा। मतलब क्या हुआ, पार्टिकल सब दूर दूर जाने लगे, और जो अपन एक्स्ट्रा हीट दे रहे थे जिसके कारण अब ताप नहीं बढ़ रहा है, अब उन दोनों को अलग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि जब ठोस गल रहा होता है
तो उस समय ठोस को दी गई ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी अवस्था परिवर्तन करने में व्यय होती है। ध्यान से सुनना, इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इनिशियली हम गर्म कर रहे थे तो थोड़ा गर्म हुआ, बट एक समय के बाद गर्म अब नहीं हो रहा है। कि उसका रीजन यह है कि अब वो जो टेम्परेचर है, अब वो जो ऊष्मा है, उसका यूज हो रहा है कहां पर, अगर हम बात करें उस अवस्था परिवर्तन में। आप ठोस से द्रव की तरफ जा रहे हैं, पार्टिकल्स को अब दूर दूर किया जा रहा है, उनकी गतिज ऊर्जा को इंक्रीज किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब ये चीज गलन के लिए यूज हो रही है तो अपन बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनो। इसी प्रकार अब देखो ध्यान से, इसी प्रकार जब किसी द्रव को, अब अपन द्रव से है ना, द्रव को अपन गर्म करते हैं तो वो प्रारंभ में द्रव का ताप बढ़ता है, शुरू में बढ़ रहा है, बट एक समय के बाद क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। जैसे पानी को तुम उबाल रहे हो ना, तो भाई उसका क्या हो रहा है? ताप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट एक समय बाद क्या हो जाएगा? पानी का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। अब क्यों स्थिर हो गया? क्योंकि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा कि जो पानी है ना, उसका उपयोग होगा किस चीज के लिए? उस ऊष्मा का उपयोग किस चीज के लिए होगा? अब वो जो पानी है उससे जलवाष्प बनेगी, ताकि अब जो आने वाली एक्स्ट्रा जो हीट है उसका यूज होगा कहां पर? उस, अगर बात करें उसकी अवस्था परिवर्तन में, तो वही लिखा है। परंतु कुछ देर स्थिर हो जाता है तथा द्रव उबलने लगता है। इस प्रकार उबलते हुए द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा, उसका ताप नहीं बढ़ता है ना, और उबलने में व्यय होती है, यही भी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने को एक पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, हाँ। तो भाई अभी हम बात करें दो प्रकार के अवस्था परिवर्तन होने के कारण गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? गलन की गुप्त ऊष्मा, जहां पर क्या होगा? ठोस से अगर हम बात करें द्रव बनेगा। ठीक है, हाँ। तो दो प्रकार के अवस्था परिवर्तन होने के कारण गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, हाँ। जैसे कि किसी पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एक मात्रक द्रव्यमान को बिना ताप अगर हम बात करें बदले, है ना, बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अगर हम बात करें परिवर्तित करती है। ठीक है, हाँ भाई। या फिर अगर हम बात करें द्रव से ठोस करें, बदलने के लिए दी जाती है ना, अथवा ली जाती है। ठीक है, देखो जैसे कि अगर बात करें जब हम ठोस से किसकी तरफ जा रहे हैं? द्रव की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना, और वो ऊष्मा यूज होगी उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए। अब अगर द्रव से ठोस आ रहे हो, ध्यान से समझना, द्रव से अगर ठोस आ रहे हो तो खुद सोचो, द्रव में पार्टिकल्स के बीच में अगर बात करें मूवमेंट ज्यादा था, उनकी अगर बात करें उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, अब उनको है ना ऊर्जा कम करनी पड़ेगी, मतलब ऊष्मा को वो रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ठीक है, हाँ, क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो वो याद रखना है तुम्हें। यह किलो कैलोरी है ना प्रति किग्रा में व्यक्त की जाती है। बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा है ना 80 किलो कैलोरी प्रति किग्रा है। मतलब भाई, मतलब इसका अर्थ यह है कि 1 किलोग्राम बर्फ है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर गलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है, अथवा 1 किलोग्राम जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने के लिए 80 किलो, अगर हम बात करें 80 किलो कैलोरी ऊष्मा देता है। क्या करता है? ऊष्मा देता है ना, जमने के लिए। ठीक है, तो जमने के लिए मैंने बताया जैसे कि एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, और अगर हम बात करें हमें जमने से हमें कहाँ जाना है? गलन करना है, मतलब हमें द्रव बनाना है, तो हमें ऊष्मा को देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो ये एक कंसेप्ट था जो बहुत प्यारा था। ठीक है, इसके अपन आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकंड, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ध्यान से सुनो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है भाई? उसमें यह होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं भाई? द्रव से क्या बना रहे हैं? वाष्प बना रहे हैं। तो कुछ समय तक तो टेम्परेचर बढ़ा पड़े, एक समय जाके स्थिर हो गया। अब जो ऊष्मा का उपयोग होगा वो किसके लिए होगा? अवस्था परिवर्तन के लिए होगा। तो वो यहाँ पे कहा गया कि किसी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एक मात्रक द्रव्यमान, मतलब 1 kg बोल सकते हो, को बिना ताप बदले द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में अगर हम बात करें उसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर वाष्प से द्रव में। आप खुद सोचो, जब द्रव से वाष्प जाओगे तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, और वाष्प से द्रव जाओगे तो ऊष्मा क्या होगी? रिलीज होगी, है ना, निकलेगी। बदलने के लिए दी जाती है अथवा ली जाती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 100% है ना 100% पर 539 किलो कैलोरी प्रति किग्रा। किलो कैलोरी मतलब कैलोरी क्या है भाई? ऊष्मा का मात्रक है, अपन बोल सकते हो, और इतनी किलो कैलोरी पर किग्रा 1 kg के लिए यूज होगी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि 1 किलोग्राम जल 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनने के लिए 539 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है, अथवा 1 किलोग्राम भाप 100 डिग्री पर अगर हम बात करें द्रवित होने के लिए 539 किलो कैलोरी ऊष्मा देती है। ठीक है, हाँ भाई। तो मतलब जो भाप है, अगर भाप से अगर हम बात करें, तुम क्या बना रहे हो? भाप से अगर जल बना रहे हो तो एक लार्ज अमाउंट में ऊष्मा रिलीज हो रही है। तो कभी भी देख लेना है ना, जो भाप तुमने देखा होगा है ना, भाप के सामने अगर धोखे से तुमने हाथ लिया है
तो बहुत ज़्यादा जलता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी जो है ना वो भाई इंसुलेटर है भाई, वो इतनी अच्छी सुचालक है नहीं ऊष्मा की। तो जैसे ही है ना भाप यहाँ पर टकराती है तो क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है, हिडन हीट है ना। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हिडन, है ना। हिडन मतलब छुपी हुई। अब वो क्या होता है, जैसे ही अपने संपर्क में आती है तो जब तुरंत हीट ट्रांसफर होती है। अब हीट ट्रांसफर होती है तो हमारी बॉडी में तो ये हीट है ना सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, है ना, जा नहीं पाएगी, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कंडक्टिंग नहीं है, तो उतने ही एरिया को है ना बहुत खतरनाक तरीके से जला देती है, क्योंकि एकदम से हीट ट्रांसफर होती है। तो वो सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अगर हम बात करें बर्फ की गुप्त ऊष्मा तथा उसका दैनिक जीवन पर प्रभाव, ध्यान से सुनो। तो भाई अगर हम बात करें 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम बर्फ गलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा लेता है ना। हाँ भाई, और बर्फ की इस अधिक गुप्त ऊष्मा के दैनिक जीवन में कई सारे प्रभाव है। अब ध्यान से सुनो कि जो ओलों की वर्षा के बाद है ना वायुमंडल का ताप बहुत गिर जाता है। मतलब ओलों की जब वर्षा होती है उसके बाद क्या होता है, वायुमंडल का तापमान जो है वो बहुत गिर जाता है, क्योंकि ओले गलने के लिए वायुमंडल से बहुत अधिक ऊष्मा लेते हैं। ध्यान से सुनना, है ना। जब ओले गिरते होते तब कोई दिक्कत नहीं होती, बट क्या हुआ कि जैसे ओले गिर गए, अब क्या होगा भाई, बर्फ जमी हुई है। अब वो बर्फ जो है उसको क्या करना है, उसे भाई उसको अब पिघलना है। तो वो पिघलने के लिए ऊष्मा कहाँ से लेगा? अपन तो गर्म नहीं करेंगे, तो वो वायुमंडल में जितनी भी, अगर हम बात करें जितनी भी ऊष्मा है उसको अब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही अब्जॉर्ब करेगा और अपने आप को गलाएगा। तो सोचो वायुमंडल की ऊष्मा या फिर वातावरण की जो ऊष्मा है उसको क्या करा जा रहा है, लिया जा रहा है बर्फ के द्वारा, और पानी पिघलते जा रहा है। तो उस समय क्या होगा, उस समय बहुत ज्यादा ठंडक होगी, ठीक है। हाँ, तो वायुमंडल से बहुत अधिक ऊष्मा ले लेते हैं। यही कारण है कि पहाड़ों पर बर्फ गिरते समय इतनी ठंड नहीं होती, बट जितनी है ना, जितनी कि बाद में बर्फ के गलने के समय होती है, क्योंकि पूरी जो बर्फ जो अपने आप को गला रही थी वो वायुमंडल में जितनी भी ऊष्मा है उसको क्या कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, मतलब उसका यूज कर रही है अपने आप को गलाने के लिए। पहाड़ों की बर्फ बहुत धीरे धीरे गलती है क्योंकि बर्फ की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है ना। यदि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कम होती तो गर्मियों में सारी बर्फ एक साथ गल जाती, जिससे नदियों में बाढ़ आ जाती। गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण ही थोड़ी सी बर्फ से काफी जल ठंडा हो जाता है। मतलब खुद सोचो भाई, थोड़ी सी जो बर्फ होती है ना, थोड़ी सी बर्फ जो होती है वो अत्यधिक अधिक मात्रा में अगर बात करें जल, काफी जल अगर बात करें ठंडा हो जाता है। और खुद सोचो कि अगर सारी बर्फ आसानी से पिघल जाती, खुद सो जाता आसानी से पिघल जाती, तो क्या होता है भाई कि भाई कई ऐसी नदियां होती है जिनका उद्गम स्थल यही है कि भाई बर्फ पिघल रही है और नदी बन रही है। अब एकदम से बर्फ पिघल जाए ना, ग्लेशियर वगैरह पिघल जाए तो समुद्र स्तर, जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, बाढ़ आ जाए। तो ये सारी चीजें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त ऊष्मा के अधिक होने के कारण ही ठंडे देशों में झील व तालाबों का जल धीरे धीरे जमता है ना। ध्यान से सुनना, एकदम से नहीं जमेगा, धीरे धीरे जमता है, ठीक है। हाँ, इससे जल के जीव जंतुओं को नीचे तली पर जाने का समय मिल जाता है, जहां 4 डिग्री सेल्सियस का जल रहता है। इसमें ये जीव जंतु जीवित रहते हैं। एक ध्यान से सुनो, अगर एकदम से जल जाता तो भाई, एकदम से जम जाता तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो द्रव को अगर बर्फ बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा को रिलीज करना पड़ेगा। अब लार्ज अमाउंट में ऊष्मा को रिलीज करना तो एकदम से तो करेगा नहीं, धीरे धीरे करेगा। तो वही रीजन है। तो क्या होता है कि कई जगह पर तुम जाओगे, मतलब जहां पर 4 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर जब हो जाए तो वहां पर क्या होगा कि ऊपर है ना एक बर्फ की लेयर बन जाती है बढ़िया, और नीचे है ना जो जलीय जंतु होते हैं वो अगर बात करें जीवित रहते हैं। अच्छा, दांतों को बर्फ के जल है ना, बर्फ की जल की अपेक्षा आइसक्रीम अधिक ठंडी लगती है, क्योंकि आइसक्रीम जब गलती है तो दांतों से पर्याप्त ऊष्मा लेती है। जैसे अपन है ना, कैसे होता है, ध्यान से सुनो, जैसे ही है ना, जैसे ही अपन ने ना वो आइसक्रीम उठाई और आइसक्रीम को अपन जैसे ही दांत के पास लगाते हैं, जितनी भी हीट रहती है वो तुरंत खींच लेती है, तुरंत क्या कर लेती है, खींच लेती है। और जैसे ही वो खींचती है ना, तो अपने को क्या लगता है, ठंडा ठंडा, क्योंकि पूरी ऊष्मा तो चली गई, अपने को कैसा लगता है, ठंडा ठंडा, ठीक है। तो ये एक लेटेंट हीट का कंसेप्ट था, है ना। अगर हम बात करें, भाई बात करें भाप की गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, है ना, उसका दैनिक जीवन में। अभी अपन ने कहा बर्फ, है ना, अब भाप की बात करते हैं। तो भाप देखो एक बहुत लार्ज अमाउंट में है ना, अगर बात करें ऊष्मा को कंटेन करता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, जैसे मैंने बताया। यद्यपि दोनों का ताप 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। मैंने जैसे ये भी बताया था तुम लोगों को कि भाई जल से भाप बन रही है या भाप से जल बन रहा है, दोनों क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे, है ना। दोनों का अगर हम बात करें ये चीज तुम्हें देखने को मिल जाएगी। जब उबलता जल हमारे शरीर पर गिरता है तो उस स्थान की त्वचा जल से ऊष्मा लेती है ना। कहां से लेती है, जल से क्या लेती है, ऊष्मा लेती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसी भाप गिरी, तो क्या हुआ कि
जो वाटर कंटेंट था उससे ऊष्मा हमारी बॉडी ने खींची, मतलब हमारी बॉडी के ऊपर लगी, ठीक है, जिससे उस स्थान की त्वचा जल से ऊष्मा लेती है। अब चूंकि त्वचा तो है, ऊष्मा की कुछ अलग है भाई, वो कंडक्ट नहीं कर पाएगी, इधर उधर फैला नहीं पाएगी, मतलब उतनी ऊष्मा है ना पूरे शरीर में ना जाकर उसी स्थान पर बनी रहती है और हमारा हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। कभी तुमने देखा होगा ना, बढ़िया गर्म गर्म है ना, अगर हम बात करें हमने पूरी वगैरह बनाई या रोटी वगैरह बनाई तो उसमें निकलती है भाप, क्या निकलती है, भाप। उसके पास है ना हाथ लगा के देखना, हाथ जल जाता है ऐसे करके, है ना, क्योंकि भूख तो लगती है, अपन करते हैं और हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है, वो यही रीजन है। इससे उस स्थान का ताप अन्य स्थानों की अपेक्षा ऊंचा हो जाता है, अतः जलन उत्पन्न होती है ना, हमारे शरीर का की त्वचा के संपर्क में आती है तो पहले वह 100 डिग्री सेल्सियस के जल में बदलती है। इस क्रिया में है ना प्रति 1 ग्राम भाप से, है ना, प्रति 1 ग्राम भाप से 539 कैलोरी ऊष्मा अगर हम बात करें और निकलती है। यह ऊष्मा उबलते जल में नहीं होती, भाप की इस अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा के कारण बहुत अधिक जलन उत्पन्न होती है, बहुत अधिक जलन उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो थी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, है ना, अपन ने पढ़ा इस बारे में। अब है ना इसी के साथ है ना मैं धन्यवाद बोलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और सुन लो, है ना, एक बात और सुन लो, मैं दे रहा हूं होमवर्क, है ना, होमवर्क मैं दूंगा, ठीक है, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन करने। आज की जो क्लास थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, है ना, आई नो दैट, है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए थी क्योंकि मैं तुम्हें ना मतलब ये बता रहा, आज अपन ने बहुत कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ी, तो हो भी सकता है कि है ना इस लेक्चर को तुम्हें एक बार और देखना पड़े, ठीक है, एक बार समझ आया बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार और देखना पड़े, तुम देखना, ठीक है, और हर पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि बोला क्या गया है, ठीक है। अगले लेक्चर में है ना हम और ज्यादा अगर हम बात करें और ज्यादा थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा और बड़ा करेंगे लेक्चर, है ना, 1.5 घंटे तक जाएंगे और फिर कंटिन्यूस चलेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई है ना मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।